गुड इवनिंग बच्चों। आज फिर से एक नए डिस्कशन के साथ हमारा डिस्कशन है FST 6 का, और सिंह सर के संकल्प के साथ हम लोग जो है इस डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 25 मैं डिस्कस करूंगी, 26 से जो 50 है वो सर डिस्कस करेंगे। और तो सिंह सर का संकल्प है हमारा कि पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो इस संकल्प के साथ हम लोग बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि आयताकार फ्रेम पर बनी साबुन की फिल्म का पृष्ठ तनाव बेटा उसने दिया है। पृष्ठ तनाव आपका 3 × 10⁻² न्यूटन मीटर इनवर्स है। यदि यह फिल्म 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक स्ट्रॉ को संभालती है तो स्ट्रॉ का द्रव्यमान होगा। बेटा हमसे द्रव्यमान यानी कि हमसे m पूछ रहा है, तो m पूछ रहा है बेटा। हम लोग जानते हैं कि T = क्या होता है बेटा, F/L होता है, लेकिन साबुन दे रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 2T = F/L। तो 2TL = बेटा हो जाएगा हमारा mg, और m होगा बेटा हमारा यहाँ पर 2TL/g। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू बेटा हम पुट करेंगे तो हमारा 2 और t बेटा उसने हमें दिया है 3 × 10⁻², और बेटा l जो है उसने हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि l जो है हमारा सेंटीमीटर में, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 आएगा। और जो g दिया है उसने हमको दिया है 10। ठीक है, तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कुछ 6 × 10⁻⁻4 kg समथिंग आएगा। लेकिन हमें बेटा जो है आंसर किस में दिया है, ग्राम में दिया हुआ है। तो m = हमारा क्या हो जाएगा 0.6 ग्राम। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 0.6 ग्राम हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 6.6 × 10⁻15 RPS दर से घूम रहा है। यदि कक्षा की त्रिज्या 0.53 × 10⁻10 मीटर हो तब कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो बेटा B = क्या होता है, μ0 I/2r। ठीक है, और यहाँ पर दे रहा है बेटा आपको फ्रीक्वेंसी दे रहा है, RPS दे रहा है, राउंड पर सेकंड दे रहा है आपको 6.6 × 10⁻15। तो बेटा I = क्या होता है, QV या Q न्यू बोल सकते हैं, QF बोल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो μ0 Q/2r वैल्यू पुट करते हैं बेटा। μ0 की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर 4 पाई × 10⁻⁻7 इंटू Q की वैल्यू बेटा आपकी है यहाँ पर Q की वैल्यू नहीं दी है तो 1.9 × 10⁻16, और बेटा आपको न्यू की वैल्यू आपको दी है उसने 6.6 × 10⁻15/2, और R की वैल्यू है 0.53 × 10⁻10। तो बेटा जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो B की वैल्यू हमारी आती है 12.5 टेस्ला समथिंग। ठीक है, तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, 12.5 टेस्ला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे बच्चा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लंबाई को मीटर पैमाने द्वारा 2500 मीटर नापा जाता है, इसमें कौन सा कथन सही है। तो पढ़ते हैं पहले कथन क्या क्या है बेटा। तो दिए गए आंकड़े में सार्थक अंकों की संख्या केवल 2 है, 2 तो नहीं है। दिए गए आंकड़े में सार्थक अंकों की संख्या 2 है और इसे 2.5 किलोमीटर लिखना चाहिए। थर्ड हमारा, दिए गए आंकड़े में सार्थक अंकों की संख्या 4 है परंतु इसे 2.500 × 10⁻³ मीटर लिखना चाहिए। दिए गए आंकड़े में प्रत्येक प्रकार के सार्थक अंकों की संख्या 4। तो बेटा आप सभी ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि उसमें बोल रहा है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.500 × 10⁻³ लिख सकते हैं। अगर पावर का तो हमारे जो है सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब हमने इसको इस तरह से लिखा तो ये हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बेटा सही है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। दिए गए आंकड़े में सार्थक अंकों की संख्या 4 है परंतु इसे 2.500 × 10⁻³ भी लिखना 3 मीटर लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समतल प्रगामी तरंग समीकरण उसने आपको दिया है, उसने दिया है आपको y = 25 cos 2πt - πx उसने आपको दिया है, और बोल रहा है इसका आयाम और आवृत्ति होगा। तो बेटा हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं तो होता है a cos ω_t - kx, इस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अगर बेटा हम इन दोनों को क्या कर लें, कंपेयर कर लें, तो कंपेयर करेंगे तो a किसके बराबर आया बेटा, 25 के बराबर आया, और ये हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड हमारा आयाम है, तो आयाम की तो हमारे पास वैल्यू आ गई 25।
ठीक है। और ओमेगा बेटा किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर है। ओमेगा उसने आपको 2 पाई दे रखा है और उसने आपसे आवृत्ति पूछी है, तो n इज इक्वल टू होता है बेटा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू हमने रखी है यहाँ पे 2 पाई और नीचे हमारा 2 पाई है, तो 2 पाई कैंसिल हुआ, n इज इक्वल टू क्या आया, 1 आया। तो बेटा हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा आयाम 25 आ रहा है, हमारी आवृत्ति 1 आ रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, 25,1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, r/2 त्रिज्या का एक वृत्ताकार क्षेत्र, एक डिस्क जिसकी त्रिज्या r है और द्रव्यमान m है, चित्रानुसार काट कर बाहर निकाला जाता है, तो बचे हुए भाग केंद्र O के सापेक्ष जेड अक्ष के पारिता जड़त्व आघूर्ण होगा। बेटा वो हमसे क्या पूछ रहा है, जेड अक्ष के पारिता जो है वो जड़त्व आघूर्ण पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ पर देखिए, जो हमारा बड़ा वाला जो सर्किल है, जो बड़ा वाला गोला है, उसकी जो त्रिज्या है वो r है, और जो छोटा हमने काट कर निकाला है उसकी त्रिज्या है r/2। और बड़े वाले गोले का जो मास है, जो द्रव्यमान है वो m है, लेकिन छोटे वाले गोले का हमें मास या द्रव्यमान हमें नहीं पता है, तो हम इसका द्रव्यमान जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम इसका इनर्शिया भी या जड़त्व आघूर्ण भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, हम इसका जो है m निकालें। ठीक है, तो m हमें निकालने के लिए इसका क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे हम लोग मास द्रव्यमान बटे पाई आर स्क्वायर, जितना इसका क्षेत्रफल है, इंटू पाई आपका ये r/2 का स्क्वायर, इसको भी कैपिटल R करो। तो बेटा आया हमारा m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई आर स्क्वायर बेटा कट गया, बेटा यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया हमारा m/4। तो हमारे जो छोटा गोला है उसका जो मास आया, जो छोटे गोले का मास आया हमारा आया m/4। अब क्या करेंगे, इसका हम सेंटर ऑफ मास निकालें, ICM निकालें इसका। तो ICM अगर बड़े वाले गोले का भी निकालें, अगर ICM तो I निकालें, जड़त्व आघूर्ण निकालें, तो क्या होना चाहिए, हाफ mr स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, होता है। अब इसका क्या, इसका ICM क्या हो जाएगा बेटा, हाफ m की वैल्यू है इसकी m/4 और r की वैल्यू है r/2 का स्क्वायर। तो बेटा आया यहाँ पर 2 चक्को 8 दूनी 8 चक्को 32, तो 1/32 mr स्क्वायर आया इसका ICM। अब क्या करेंगे बेटा, हमें जेड एक्स की पारिता पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, इन दोनों के बीच में क्या लगा रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेटा क्या होती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपकी होती है I डैश अगर निकालें तो ICM प्लस आपका हो जाएगा MD स्क्वायर या MR स्क्वायर। तो ICM उसने क्या दिया हुआ बेटा, 1/32 mr स्क्वायर, और m जो है उसका m/4 है, और d जो यानी कि r जो है उसका r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आया हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा आया यहाँ पे 3/32 mr स्क्वायर। क्या आ रहा है बेटा, 3/32 mr स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे बेटा, जब इसको सॉल्व करते हैं, अब हमें निकालना है I डबल डैश, यानी कि जो बचा हुआ भाग है उसका हमको निकालना है। बचे हुए भाग का केंद्र O के सापेक्ष जेड अक्ष के पारिता जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो बचे हुए भाग का क्या है, तो हम पूरे गोले में से इतना गोला घटा दें तो हमें बचे हुए भाग का जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। तो I डबल डैश इज इक्वल टू I माइनस I डैश। तो बेटा I डबल डैश हमारा क्या दिया हुआ है, I इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, हाफ mr स्क्वायर, और I डैश बेटा हमें क्या दिया हुआ है, क्या निकाला है, माइनस 3/32 mr स्क्वायर। तो बेटा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब से कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आता है बेटा, हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 13/32 mr स्क्वायर। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 13/32 mr स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर बेटा, एक क्षण जिसकी लंबाई 3 मीटर है तथा रेखीय घनत्व एक सिरे से दूरी x के समानुपाती है। ठीक है, तो उस सिरे से गुरुत्व केंद्र की दूरी होगी, यानी कि वो बोल रहा है कि जो आपका रेखीय घनत्व यानी कि m/l जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो यानी कि m/l बराबर होगा, हमने यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो kx हो जाएगा बेटा। ठीक है,
तो उसने बोला ये हमारे पास कोई इस तरह की क्षण है, ठीक है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमने माना इसमें से हमें एक टुकड़ा लिया, तो इसका जो हमारी इसका जो वो है दूरी है या लंबाई है वो dx है, और उसका जो हमारा मास है वो dm है, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसका dm निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m/l इंटू dx, ठीक है। तो dm इज इक्वल टू m/l इंटू dx है, तो m/l की वैल्यू बेटा क्या है, kx है। तो kx dx इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारा dm, और हमारा फॉर्मूला में सेंटर ऑफ मास निकालना है, गुरुत्व केंद्र से दूरी होगी बेटा। क्या होता है, जब हमारा कोई भी पिंड या कोई भी चीज जो है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी होती है, तो उस समय पे क्या होते हैं, हमारी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है और जो हमारा CO या सेंटर ऑफ मास होता है वो आपस में क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x dm अपॉन dm, ठीक है। सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें, तो यहाँ पर क्या आया x, तो हमारा x ही रहेगा, dm की वैल्यू बेटा है हमारी kx dx बटे हमारा dm की वैल्यू है kx dx। तो बेटा हमारा यहाँ से इसकी लंबाई क्या थी, इसकी लंबाई हमारी 3 थी, हमने यहाँ से यहाँ तक लंबाई माना हमारी x थी, तो हमारी जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 3 तक जाएगी। लिमिट हमारी 0 से 3 तक जाएगी। तो जब हम लोग इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, तो बेटा हमारा आएगा x³/3, और बेटा इसमें हमारा क्या आ जाएगा, x²/2, और लिमिट कहाँ से आएगी, 0 से 3, और ये भी लिमिट आएगी 0 से 3। तो बेटा जब इसे सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आया हमारा, लिमिट लगाएंगे हम, यहाँ आएगा हमारा 27/3/9/2, यानी कि 27 इंटू 2/27। तो बेटा आया 27 कट गया, हमारा आया 2 मीटर। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, 2 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, चित्र में L लंबाई तथा R प्रतिरोध का तार AB 2 चिकनी पटरियों पर v वेग से दाईं ओर गतिमान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र पटरियों के तल के लंबवत अंदर की ओर दृष्ट है। S एक धारा स्रोत है जो परिपथ में नियत धारा I प्रवाहित करता है, तब A तथा B के बीच का विभवांतर होगा। बेटा आवेश क्या है, गतिमान है, तो गतिमान आवेश के कारण हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा बेटा हमारा हो जाएगा BVL। और बेटा अगर A और B के बीच में हमारा विभव क्या होगा, अगर A और B के बीच में हम अपना विभव निकालें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। तो बेटा वो पूछ रहा है विभवांतर क्या होगा, यानी कि विभवांतर वो पूछ रहा है VA माइनस VB, किसके अक्रॉस पूछ रहा है, A तथा B के बीच में पूछ रहा है, तो VA माइनस VB हो जाएगा आपका BVL माइनस IR। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन बेटा सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है, BVL माइनस IR। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हमें क्वेश्चन क्या दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 10 kg तथा 20 kg द्रव्यमान के 2 कण एक द्रव्यमान की स्प्रिंग से चित्रानुसार जुड़े हैं। 20 kg द्रव्यमान पर 200 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है। जिस क्षण 10 kg द्रव्यमान का त्वरण 10 मीटर पर सेकंड है, तब 20 kg द्रव्यमान का त्वरण होगा। तो बेटा 20 kg द्रव्यमान का वो त्वरण पूछ रहा है, इस जो है हमारा पिंड है इसका त्वरण पूछ रहा है। तो इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये है 10 kg, ठीक है, और इस तरफ इसका A2 बेटा आपको दिया है, A2 यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका त्वरण जो है दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी अगर FBD बनाएं तो इस तरह से ये हमारा है 20 kg, ये हमारा है 200 न्यूटन, ये इस तरफ जा रहा है। अगर हमने माना यहाँ पर 200 न्यूटन बल लग रहा है, पीछे की ओर हमारा बल लग रहा है F। अगर हम इसका निकालें, अगर इसकी हम इक्वेशन बनाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू MA2। तो M बेटा हमें दिया है 10 और A2 हमें दिया है 10, तो F हो जाएगा बेटा हमारा 100। इसके लिए F हमारा क्या है 100, और इसकी इक्वेशन बनाए तो बेटा हो जाएगा हमारा 200 माइनस F इज इक्वल टू 20A1। तो 200 F की वैल्यू बेटा हम निकाल चुके हैं, हमारा क्या आया है 100 इज इक्वल टू 20A1। तो बेटा A1 हमारा आ जाएगा यहाँ पे 100/20
20, यानी कि आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, त्रिज्याओं R1 तथा R2 के दो साबुत के बुलबुले समतापी अवस्था के अंतर्गत निर्वात में जुड़ते हैं, परिणामी बुलबुले की त्रिज्या R होगी। निर्वात में क्या हो रहा है बेटा, जुड़ रहे हैं, और कैसा प्रक्रम है हमारा, समतापी प्रक्रम है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे PV इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 लिख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, P क्या होगा साबुन के बुलबुले के लिए 40 अपॉन R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, साबुन का बुलबुला आपका गोल है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। तो 4/3 पाई R क्यूब, और P1 ले हमारा तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन R1, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 40 अपॉन R2 इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब। तो बेटा यहाँ से जब हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करते हैं, 40 और यहाँ पर हमारा 40 सभी से कट रहा है, और हमारा क्या कट रहा है 4/3 पाई कट रहा है, 4/3 पाई कट रहा है, 4/3 पाई कट रहा है। ठीक है बेटा, एक R से एक R यहाँ कट रहा है 2 हो जाएगा, यहाँ पे R1 से यहाँ R1 कट रहा है तो ये R1 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ R2 से R2 कट रहा है तो ये R2 की पावर 2 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट बेटा क्या आया, हमारा फाइनल रिजल्ट बेटा आया यहाँ पर R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यानी कि R इज इक्वल टू आया √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो देखें बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बेटा हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, दिए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में उत्पन्न आवेश होगा। तो बेटा स्थायी अवस्था बोल रहा है, यानी कि हमारे क्या अवस्था स्थायी है, यहाँ पे हमारी करंट नहीं जाएगी। ठीक है, स्थायी अवस्था में है तो यहाँ पे हमारी करंट नहीं जाएगी। तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएंगे, आपस में सब हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, कैसे क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो अगर हम इसमें R नेट निकालें, तो R नेट यानी कि नेट प्रतिरोध निकालें, तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 + 15, क्योंकि इसमें तो जाएगी नहीं करंट, तो हमारा हो जाएगा 20 ओम। ठीक है बेटा, अब R नेट आ गया हमारा। अगर V जो है हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है, V हमारा बेटा क्या दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है। I निकालने तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा V/R। तो यहाँ पर V है हमारा यहाँ पर 10 और R दिया है बेटा 20, तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, जो इसके अक्रॉस विभव होगा वही क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस होगा। ठीक है, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारा V निकालने अगर इसके लिए, तो V इज इक्वल टू होता है बेटा IR। तो I हमारा हमने निकाल लिया 0.5 और हमारा R क्या हो जाएगा 15, तो हमारा आया यहाँ पे 7.5, V इज इक्वल टू 7.5। और हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो बेटा Q बराबर होता है CV, हम सभी जानते हैं, और C की वैल्यू उसने दे रखा है बेटा 100 माइक्रोफेरेड, तो 100 × 10⁻⁻6, और V आया हमारा बेटा 7.5। ठीक है, 7.5। तो जब हम इसे गुणा करते हैं तो बेटा हमारा आएगा यहाँ पे 750 माइक्रो कूलम। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही है, 750 माइक्रो कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा, यदि तार, ये आपको तार दिया हुआ है फिगर, तो इसकी लंबाई L है और एरिया जो है A है। यदि तार को 10% जोड़कर बढ़ाया जाए तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो बेटा उसके प्रतिरोध में परिवर्तन पूछ रहा है। हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ρL/A होता है। तो हमने वो बोल रहा है कि 10% जोड़ दिया जाता है। अगर हमारा पहले जो है प्रतिरोध, अगर हमारी पहले लंबाई अगर 100L है तो बाद में हमारी क्या हो जा रही है 110L हो जा रही है। तो हम इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। तो R इज इक्वल टू हमारा ρ × 100L अपॉन A, और R डैश इज इक्वल टू हमारा कितना बढ़ रहा है 10% बढ़ जा रहा है, यानी कि ρ × 110L अपॉन A। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो R डैश अपॉन R बेटा हमारा क्या आएगा, R डैश अपॉन R आएगा हमारा 110/10,
100। बाकी सारी क्वांटिटीज क्या है, कट जाएंगी, ए रो एल सभी कट जाएंगे, सभी सेम है। तो हमारा क्या आएगा, आर डैश अपॉन आर 110/10। और हमें क्या निकालना है बेटा, प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। तो दोनों ही तरफ क्या कर देंगे हम, -1 कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा हम लोग, -1 करेंगे। तो यहाँ पे आया आर डैश -r/r इज इक्वल टू आया बेटा 10/100। और हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो इंटू 100 किया, यहाँ पे इंटू हमने 100 किया, तो 100 से 100 कटा, आया हमारा 10%। क्या आया बेटा, आर डैश -r/r इंटू 100 हमारा क्या है, प्रतिशत परिवर्तन क्या है, 10%। तो हमारा देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन जो है सही हो रहा है, वो बोल रहा है जोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। तो वो बोल रहा है कि जोड़ रहे हैं, पूछ रहा है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। 10% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, घटेगा या 20% घटेगा। तो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 आंसर आ रहा है हमारा, 10% बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 500 तथा द्वितीय कुंडली में 5000 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली को 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, तब द्वितीय कुंडली में निर्गत विभव होगा। बेटा आपसे द्वितीय कुंडली में निर्गत विभव पूछ रहा है, तो हमें फॉर्मूला पता है हमारा क्या होता है, NS/NP इज इक्वल टू होता है आपका VS/VP। ठीक है, तो बेटा उसने आपको क्या दे रखा है, प्राथमिक कुंडली में 500, द्वितीय कुंडली में 5000 फेरे हैं, यानी कि NS उसने आपको दे रहा है, NS आपको दे रहा है 500, और जो है नहीं, NS आपको दे रहा है 5000 और NP आपको दे रहा है बेटा वो 500। ठीक है, और बेटा V आपको क्या दे रहा है, प्राथमिक कुंडली, यानी कि VP आपको दे रहा है वो 20 वोल्ट। ठीक है, और आपसे VS वो पूछ रहा है। तो बेटा सारी वैल्यूज जो हम पुट कर देंगे, आंसर अपने आप से आना है। तो यहाँ हमारा आएगा 5000 बटे आया हमारा 500, हमें निकालना है बेटा VS, तो इंटू हमारा यहाँ पे आ गया 20, और ये VS, तो 0 0 0 0 हमारा कैंसिल हो गया। हमारा आया यहाँ पे 5 इससे कटा, तो आया हमारा 10। तो टोटल हमारा आया बेटा 200 वोल्ट। तो बेटा देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज है, तो हमारे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 बेटा हमारा सही है, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, m द्रव्यमान का एक पिंड L लंबाई की एक डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर तल में घुमाया जाता है। इसे निम्नतम बिंदु पर कितना न्यूनतम क्षैतिज वेग दिया जाए कि यह एक चक्कर पूर्ण कर ले, जबकि निलंबन बिंदु ऊर्ध्वाधर वृत्त का केंद्र है। बेटा जैसा कि हम लोग सभी लोग पढ़ चुके हैं, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जब हमारा क्या हो, कोई भी जो है पिंड जो है वो आपका जो है इस तरह से सर्कुलर जो है आपका घुमाया जा रहा है या वृत्तीय पथ पर घुमाया जा रहा है, तो जो सबसे नीचे यानी कि निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम क्षैतिज वेग क्या होता है बेटा, v इज इक्वल टू √5LG। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो देखिए हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, v इज इक्वल टू √5LG। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि विषांति काल घट जाता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है, कोई नहीं। तो बेटा R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है बेटा आपका 1/n² आपका nr² टॉर्क इंटू होता है आपका L/A। तो बेटा विश्रांति काल यानी कि टॉर्क यानी आपका टाउ T जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यानी कि T बढ़ेगा तो R घटेगा, R बढ़ेगा तो T घटेगा। तो वो बोल रहा है चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका विषांति काल घट जाएगा। अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो विषांति काल क्या होगा, आपका घट जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा, विषांति काल घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पतले उभय उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी एक सतह को पॉलिश किया जाता है तथा उसके सामने रखी U दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के साथ संपाती होता है, U का मान होगा। बेटा वो बोल रहा है कि आपके पास कोई इस तरह से उत्तल लेंस है, उसकी एक सतह को हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। ठीक है, पॉलिश कर दिया है। यहाँ पर हमारी कोई भी वस्तु रखी है, वो आपसे U का मान जो है वो पूछ रहा है कि वस्तु कहाँ पे रखी है। दूसरी चीज वो कह रहा है कि वस्तु जो है
वस्तु का प्रतिबिंब जो है उसके साथ संपाती है। यहाँ पर जहाँ यानी कि जहाँ पर हमारी वस्तु रखी है वहीं पर हमारा प्रतिबिंब भी बन रहा है, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब भी क्या है बेटा, बन रहा है। तो क्या हमें निकालना चाहिए? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो इसका हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा या जो इसकी वक्रता त्रिज्या है। अगर इसकी हम वक्रता त्रिज्या निकालें तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल टू आपका म्यू माइनस 1 आपका होता है 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइनस होगा, यहाँ प्लस, तो हम कैसे निकालेंगे? f हमको दिया है बेटा उसने 10 सेंटीमीटर पहले ही से दे रखा है, तो 1/10 यहाँ पर m जो है म्यू जो है हमें 1.5 दे रखा है, तो 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r। तो बेटा हमारा यहाँ पर आएगा जो r की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी बेटा 10 सेंटीमीटर। r की वैल्यू क्या आई बेटा हमारी 10 सेंटीमीटर। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि पहले हमने जो रूल पढ़े थे, जो 6 रूल्स होते थे, उसमें क्या था कि अगर वस्तु जहाँ पे रखी है वहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो यानी कि ऐसा किस कंडीशन में होता था, जब वस्तु कहाँ पे रखी जाए, जब वस्तु हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी जाए, तभी हमारा क्या होता है, जहाँ वस्तु रखी है वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता था। क्योंकि जो हमारी जो लाइट की रेज होंगी वो क्या हो जाएंगी, रीड रेज हो जाएंगी, अपने पाथ में ही वापस हो जाएंगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या है, वस्तु रखी है उसी पे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि जो वस्तु है वो किस पॉइंट पे रखी होगी, वो वस्तु रखी होगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की यानी कि इसकी दूरी क्या होती है बेटा, इसकी दूरी होती है r, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अगर हम v निकालें बेटा तो 1/f इज इक्वल टू 1/u 1/v माइनस 1/u, तो 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू आ जाएगा 1/v। तो बेटा v की वैल्यू आएगी आपकी और f आपको बेटा 10 दिया है तो 10 लगा देना है वैल्यू। तो यहाँ पे जो बेटा वैल्यू आएगी वो आएगी 10u अपॉन 10 प्लस u। v की वैल्यू आएगी 10u अपॉन 10 प्लस u, और v की वैल्यू बेटा किसके बराबर होगी, r के बराबर होगी। बराबर इसको किसके कर देते हैं, r के बराबर कर देते हैं। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो आएगा हमारा 10u अपॉन 10 प्लस u, r की वैल्यू आई बेटा 10, तो 10u। अच्छा बेटा हमारा इस तरफ है तो माइनस का साइन हम नहीं भूलेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर आया हमारा 10u बराबर माइनस 100 प्लस माइनस 10u, तो माइनस 10u और प्लस 10 यहाँ पर प्लस 10u इस तरफ लाए, माइनस 10u इस तरफ लाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ही प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस 100 रहेगा, तो यहाँ पे हमारा हो गया 20u इज इक्वल टू माइनस 100, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारा -5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हमारा जो है u क्या आ रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है कि एक 3m किलोग्राम द्रव्यमान का बम विस्फोटित होकर यहाँ पर बेटा होगा आपका m किलोग्राम तथा 2m किलोग्राम के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि m किग्रा वाले टुकड़े का वेग 16 मीटर पर सेकंड है तो विस्फोट में मुक्त कुल गतिज ऊर्जा होगी। तो बेटा हमसे गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। सबसे पहले तो हमें एक वेलोसिटी दे रहा है, एक वेग दे रहा है, दूसरा वेग, दूसरे जो है पिंड जो टूटा है उसका वेग हमें नहीं दे रहा है। तो हम जानते हैं क्या होता है बेटा, m1 v1 इज इक्वल टू बेटा होता है आपका m2 v2। ठीक है, तो m1 v1 इज इक्वल टू बेटा होता है हमारा m2 v2। तो m1 हमें m दिया है, v1 हमें 16 दिया है, m2 हमें 2m दिया है और v2 हमें निकालना है। तो जब बेटा v2 निकालेंगे m से m हमारा कैंसिल होगा, 2 नीचे आएगा, तो v2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब वो बोल रहा है बेटा हमें कुल मुक्त गतिज ऊर्जा चाहिए। तो गतिज ऊर्जा के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बेटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ m और v है हमारा 16 mv स्क्वायर प्लस हाफ, दूसरा पिंड क्या है हमारा 2m इंटू 8 का स्क्वायर। तो बेटा हमारा यहाँ पर जोड़िए क्या आ रहा है आंसर, हाफ इंटू m 16 का स्क्वायर प्लस हाफ से ये बेटा कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 8 का स्क्वायर बेटा आएगा हमारा 64
4। तो बेटा जब हम इससे सॉल्व करेंगे, पूरा टर्म सॉल्व करेंगे, तो बेटा हमारा आंसर आता है 192 m। तो देखिए बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही है, 192 m जूल। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जूल लिख देते हैं इसकी यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करने वाले उपग्रह का आवर्तकाल t हो तो किसी दूसरे उपग्रह का आवर्तकाल ज्ञात करो, क्योंकि वृत्ताकार की त्रिज्या जो है 4r है। तो बेटा हम जानते हैं कि t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है r क्यूब, यानी कि t1 या उल्टा ले ले t2 अपॉन t1 का स्क्वायर जो है बराबर होगा r2 अपॉन r1 के क्यूब के। तो बेटा r2 हमें क्या दे रहा है, वो 4r ले रहा है। ठीक है, 4r1 ले रहा है, या 4r1 अपॉन r1 का क्यूब। ठीक है, तो r1 कट गया, तो बेटा यहाँ पर आया हमारा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब बेटा हमारा क्या आएगा यहाँ पर 64, और यहाँ पे t इसका क्या है बेटा, स्क्वायर है, इसका क्या है, स्क्वायर है। तो हमारा आ जाएगा t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू आपका अंडर रूट 64 अपॉन 1, यानी कि आया हमारा t2 अपॉन t1। 64 किसका होता है बेटा, 8 का होता है, तो t2 इज इक्वल टू आ गया आपका 8t1, या अगर हम यहाँ पर t लेते तो हमारा आ जाता 8t। ठीक है, तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है, 8t। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा कौन सा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समरूप वैद्युत क्षेत्र में मुक्त किए गए हैं, उनके त्वरणों का अनुपात होगा। बेटा त्वरणों का अनुपात पूछ रहा है, हम जानते हैं कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम इक्वेशन ले रहे हैं me ae इज इक्वल टू QE, और प्रोटॉन के लिए हम ले रहे हैं mp ap इज इक्वल टू QE। ये इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 है बेटा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ae अपॉन ap इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा mp अपॉन me। देखिए हमारा कौन सा रिलेशन यहाँ पर सही आ रहा है, ae अपॉन ap mp अपॉन me। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर जो है थर्ड बिल्कुल सही होगा, mp अपॉन me। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी दो स्टेशनों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर तथा अगली आधी दूरी जो है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, उसकी औसत चाल होगी। बेटा क्या पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। तो यानी कि v एवरेज हमने पढ़ रखा है, क्या होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है बेटा, तो यहाँ 2 और v1 क्या दिया है 40 और v2 क्या दिया है 60 अपॉन 40 प्लस 60, यानी कि क्या आया बेटा आपका 2 इंटू 40 इंटू 60 बटे आया बेटा 100। तो 0 से 0 हमारा यहाँ कट गया, तो आया 2, यहाँ पर 2 4 हो जाता है आपका 8, 8 6 48 किलोमीटर पर आवर। देखिए बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, 48 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लटका हुआ एक लंबा धात्विक तार दूसरे सिरे पर लटके हुए W न्यूटन के भार द्वारा छोटी दूरी x तक खिंच जाता है, निम्न से श्रेष्ठ उत्तर छांटो। तो बेटा श्रेष्ठ उत्तर पूछ रहा है, पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भार W की स्थितिज ऊर्जा में कमी तार की लंबाई x तक खींचने में अर्जित ऊर्जा के बराबर है। तार में संचित ऊर्जा की बल विस्तार ग्राफ और विस्तार अक्ष के बीच की क्षेत्रफल से गणना की जा सकती है। तार की इकाई आयतन में संचित ऊर्जा हाफ WX है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा जब सारे ऑप्शन पढ़े तो ऑप्शन नंबर 1 एक बार और ध्यान से देखिए कि भार W की स्थितिज ऊर्जा दे रहा है ना, में कमी तार की लंबाई x तक खींचने में अर्जित ऊर्जा के क्या होगी, बराबर होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक दिए गए तार के लिए त्वरण बल जो है वो F है। यदि तार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाती है तो त्वरण बल क्या होगा। त्वरण बल यानी कि आपका बेटा ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा। बेटा त्वरण बल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका पाई आर स्क्वायर के। तो यानी कि आपका F2 अपॉन F1 बराबर होगा बेटा R2 अपॉन R1 के। ठीक है, तो बेटा वो बोल रहा है F है, यदि तार की त्रिज्या को क्या कर दिया जाता है, दुगना कर दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2R अपॉन यानी कि 2R1। बेटा इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, इधर लिखेंगे हम लोग 2R1 अपॉन R1
का स्क्वायर, R1 R1 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर बेटा आ जाएगा आपका 4, तो 4 यानी कि F2 अपॉन F1 बराबर आ गया बेटा 4, तो F2 इज इक्वल टू आ गया आपका 4F1 या 4F, जैसा हम भी सिंबल ले ले। ठीक है, तो चलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है 4F। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को लटकाया गया। कुंडली का तल चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर है, तब कुंडली में एक धारा प्रवाहित करते हैं, तब यह दोलन करने लगती है और इसको रोकना मुश्किल हो जाता है, परंतु जब एक एल्युमिनियम प्लेट को कुंडली के पास लाया जाता है तो यह रुक जाता है। इसका क्या कारण है? बेटा आपसे कारण पूछ रहा है, आपको जो है ऑप्शन दे रहा है कि एल्युमिनियम प्लेट में विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय अवमंदन को उत्पन्न करता है। दूसरा है जब प्लेट रखी जाती है तब वायु धारा विकसित होती है। तीसरा है आपका प्लेट पर विद्युत आवेश का प्रेरण, और चौथा है आपका चुंबकीय बल रेखाओं के परीक्षण, क्योंकि एल्युमिनियम एक अचुंबकीय पदार्थ है। देखिए बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो बेटा, जब करंट कॉइल से पास होगी तो दोलन करना स्टार्ट कर देगा और इसे रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग एल्युमिनियम प्लेट में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, जिसके कारण ईडी करंट उत्पन्न होगी जो कॉइल में कुंडली की गति का विरोध करेगी। क्या करेगी? विरोध करेगी। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 अगर हम देखें कि एल्युमिनियम प्लेट में विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय अवमंदन को उत्पन्न करता है, तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर 1000 ओम प्रतिरोध का एक वोल्ट मीटर 500 ओम प्रतिरोध के सिरों पर जुड़ा है। ठीक है, तो परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा। तो बेटा परिपथ में वो आपसे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पूछ रहा है, तो बेटा हमारा क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले बार हम क्या करेंगे, जो इस छोटे वाले सर्किट को देखेंगे और बड़े वाले सर्किट को देखेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10 - V अपॉन यहाँ पर क्या है प्रतिरोध हमारा 500 बराबर किसके हो जाएगा V। एक हमारा जो है प्रतिरोध 1000 है, दूसरा हमारा 500 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1000 इंटू 500 बटे 1000 प्लस 500। ठीक है बेटा, 500 से 500 कैंसिल हो गया बेटा यहाँ पर, तो हमारा हो गया 10 - V इज इक्वल टू 1000 प्लस 500 हो गया बेटा 1500 बटे यहाँ पे हो जाएगा 1000, तो 0 से 0 कटा बेटा, और बेटा हमारा जो है यहाँ 15 बटे 10 आया, यानी कि हमारा आएगा 3 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 20 - 2V इज इक्वल टू आ गया हमारा 3। ठीक है, 3V। ठीक है, 3V पहले से था यहाँ पे 3V, तो हमारा 20 इज इक्वल टू ये तरफ V इस तरफ आएगा तो हो जाएगा हमारा 5V, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 वोल्ट। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा बच्चा, हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है 4 वोल्ट हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Mg की 300 केल्विन पर चुंबकीय प्रवृत्ति 1.2 × 10⁻⁵ है, किस तापक्रम पर चुंबकीय प्रवृत्ति 1.8 × 10⁻⁵ होगी। ठीक है, तो बेटा वो आपसे पूछ रहा है किस ताप पर आप उसकी प्रवृत्ति क्या होगी 1.8 × 10⁻⁵ होगी। तो बेटा हमारा क्या है, Xi T1 इज इक्वल टू क्या होता है Xi2 T2। ठीक है, तो बेटा Xi1 आपको क्या दिया हुआ है, Xi1 आपको दिया है 1.2 × 10⁻⁵ और T1 आपको दिया है बेटा 300 केल्विन, और बेटा आपसे जो है Xi2 आपको दिया हुआ है 1.8 × 10⁻⁵ और T2 आपका है बेटा T, उसने आपसे T जो है पूछा है। ठीक है, तो तापक्रम पूछा है किस तापक्रम पर, तो T आपसे पूछा है, तो T इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा आपका 1.2 × 10⁻⁵ इंटू 300 अपॉन 1.8 × 10⁻⁵। तो बेटा 10⁻⁵ 10⁻⁵ कटा, पॉइंट से पॉइंट हटा बेटा, यहाँ पर 6 2 जा 12 और 6 3 होता है आपका 18, तो 2 ये हो जाएगा हमारा, इससे ये कटेगा तो आ जाएगा 100, तो 2 × 100 हो गया बेटा हमारा 200 के, तो T बराबर हमारा क्या है बेटा 200 के। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर 2 अगर हम देखें तो हमारा क्या आ रहा है 200 के, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है कि 8 kg तथा 5 kg द्रव्यमान के 2 ब्लॉक 3 kg द्रव्यमान की एक भारी रस्सी द्वारा जुड़े हैं। चित्र के में दर्शाए अनुसार यह पूरा निकाय ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होता है। बिंदु P पर तनाव होगा। बेटा वो आपसे पूछ रहा है बिंदु P पर तनाव पूछ रहा है, तो बेटा देखिए यहाँ पर अगर हम देखें बिंदु P पर वो आपसे तनाव पूछ रहा है,
तो हमारा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारा कितना जो है त्वरण लग रहा होगा, a प्लस g। एक तो हमारा एक्सीलरेशन, दूसरा हमारा गुरुत्वीय त्वरण, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा m a प्लस g। लेकिन हमें m क्या है, m हमारा होगा 5 kg और रस्सी का भार कितना है 3 kg। तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 10, क्योंकि हमें a भी उसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहा है और हमारा g भी क्या होता है 10 होता है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया हमारा बेटा 8 इंटू 20 यानी कि 160 जो है न्यूटन। तो देखिए बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बच्चा हमारा थर्ड बिल्कुल सही है, 160 न्यूटन। चलिए बेटा यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन जो है डिस्कस हुए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 26 से 50 तक सर डिस्कस करेंगे। तो सर प्लीज कम, आइए सर। हाँ बच्चों, अब आपका FST6 का जो सोल्यूशन है वो हम लोग प्रश्न संख्या 26 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक चित्रानुसार एक चुंबक जो स्थिर अवस्था से कुंडली की ओर तीव्र वेग से चल रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के दौरान प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश क्रमशः E, I और Q हैं। यदि चुंबक का वेग दोगुना हो जाए तब गलत स्पष्टीकरण है। एक आपका बार मैग्नेट है, दंड चुंबक है जो कि इस कुंडली की ओर गति कर रहा है और यहाँ पर चुंबक का वेग क्या किया गया, दोगुना किया गया। तो हमें फार्मूला पता है कि हमारे फार्मूले पर E बराबर होता है माइनस d∅/dt। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड परिमाण की बात करें तो हम ये भी लिख सकते हैं, I बराबर होता है मॉड E/R। और जब यहाँ पर हम वेग को दोगुना करेंगे तो समय कम होगा, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, बढ़ेगा। विद्युत वाहक बल क्या होगा, बढ़ेगा। और जब विद्युत वाहक बल बढ़ेगा तो आपका I क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। I क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। और बेटा जो Q होता है इंड्यूस्ड चार्ज, जब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो ये फार्मूला आता है। अब जब आप प्रेरित आवेश की बात करते हैं तो प्रेरित आवेश समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता, या आप बोल सकते हो कि वेग पर निर्भर नहीं करता। तो इस तरह जो Q होगा उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो स्टेटमेंट आप फर्स्ट देखिए तो ये सही दिखाई दे रहा है, दूसरा भी सही दिखाई दे रहा है, तीसरा भी दिखाई दे रहा है। ये जो चौथा लिखा हुआ Q बढ़ेगा यही गलत है, तो हमें गलत वाला ही यहाँ पे सिलेक्ट करना था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अधिकतम दृश्य क्षेत्र के लिए है, किस इन चार में से किसका दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। तो अगर बात किया जाए उत्तल दर्पण की, किसकी बात की जाए, उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण क्या करता है, अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, बाहर की ओर मोड़ता है या बाहर की ओर फैलाता है। तो बच्चा जो उत्तल दर्पण होता है उसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। इसी वजह से, इसी गुण की वजह से जो गाड़ियों में पार्श्व दर्पण के रूप में, साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण ही होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। सही जवाब क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। ओके, चलिए जरा। हाँ, अगले प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से किस विकल्प से विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। और आपका पहला ऑप्शन है नियत वेग से चलता हुआ आवेश, दूसरा ऑप्शन है विराम में स्थित आवेश, तीसरा ऑप्शन है आवेश रहित कण और चौथा ऑप्शन है त्वरित आवेश। अगर हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिभाषा पढ़े तो वहां पर बताया जाता है कि जब आवेश जो होता है, अगर वो उसकी जो वेग है वो समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा हो, तो अगर समय के साथ परिवर्तित होगा तो इसका मतलब हो गया कि उस पर कुछ ना कुछ क्या होगा, त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका त्वरित आवेश। बेटा क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, इसे अनंत तक पहुंचाने के लिए वेग में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। अभी एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए ये पृथ्वी मान लें और ये सैटेलाइट है आपका, और यहां पर ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब अगर इसको यहां से इन्फिनिटी, अनंत पर भेजना है, तो अगर यहां पर मैं कक्षीय वेग का फार्मूला लिखूं, ऑर्बिटल वेलोसिटी का, √g m e/r लिख सकता हूं मैं, ठीक।
और अगर इसको अनंत पे भेजना है, तो अगर किसी भी वस्तु को अनंत पे भेजना होता है तो वहां पर पलायन वेग आएगा। क्या आएगा? पलायन वेग। तो पलायन वेग हो जाएगा 2gme/r। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पलायन वेग है, कक्षीय वेग का क्या है, √2 गुना दिखाई दे रहा है आपको। तो जब हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो √2 -1 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू होती है 1.414 -1 इंटू 100। तो ये बेटा आएगा 41.4%। और ऐसा कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 4th ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक आवेश Q को किसी घन के कोने पर रखा गया है, तब घन के सभी फलकों से पारित कुल फ्लक्स होगा। अब यहाँ पे देखो, एक बात पकड़ो, घन के कहाँ पे रखा गया? कोने पे रखा गया, घन के अंदर नहीं है। अगर कोई घन बनाया जाए तो यहाँ पर जो चार्ज है वो किसी एक कोने पर रखा है। तो जो आपका गॉसियस थ्योरम है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को निकालना होता है, तो वहां पे जो चार्ज होता है वो एक परिबद्ध आवेश की बात की जाती है वहां पे, कि जो चार्ज है वो घिरा होना चाहिए, उसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो इस चार्ज को परिबद्ध करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाने पड़ेंगे, और इसको गॉसियन सरफेस पे लाने के लिए एक क्यूब ये दिखाई दे रहा है, हमें 7 क्यूब और लगाने होंगे। कितने क्यूब और लगाने होंगे? 7 क्यूब और लगाने होंगे। और इन 7 क्यूब को अगर मिलाया जाए तो टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा Q/8ε0। कितना होगा? Q/8ε0। और ये आपका सही जवाब रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आयतन को स्थिर रखते हुए हीलियम गैस को T1 से T2 ताप तक गर्म किया जाता है। यदि इसको उसी अवस्था से समान उष्मा देकर दाब को स्थिर रखते हुए गर्म किया जाए तो ताप में वृद्धि होगी। अगर ध्यान से हम प्रश्न पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो चीजें बोलेगी। पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि आयतन को क्या रखा गया? स्थिर रखा गया है। अगर कभी आयतन को स्थिर रखा जाएगा तो हमें आवश्यक ऊष्मा के लिए जो फार्मूला लगाना होता है वो होता है QCV∆T। Q बराबर mCV∆T, mCV∆T, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आयतन स्थिर है। लेकिन जब दाब की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो होगा mCP∆T। यहाँ पे क्या फार्मूला होगा? mCP∆T। और इस प्रश्न में दोनों क्यू क्या किए गए? बराबर किए गए। तो यहाँ पे हीलियम गैस बोला जा रहा है, μCV∆T, μCP∆T'। क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों ऊष्माएं क्या है? बराबर हैं। म्यू से म्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। CV आपका हुआ, ∆T को हम लोग क्या लिख सकते हैं? T2 - T1 CP∆T', और यहां से ∆T' आएगा CV/CP T2 - T1। हम लोगों ने पढ़ा है जो गामा होता है वो होता है CP/CV। और हीलियम एक परमाणु गैस है, और हीलियम एक परमाणु होने के लिए और एक परमाणु गैस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो 5/3 होती है। 5/3 होती है। तो जरा देखेंगे तो यहाँ पे CV/CP लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/गामा लिखा हुआ है, और गामा की जगह वैल्यू रखेंगे 5/3, तो ये 3 ऊपर हो जाएगा, और हमारा सही जवाब होगा 3/5 T2 - T1। ये आपका आएगा। ये तापांतर हो रहा होगा, और ऐसा कहाँ पे लिखा गया? सेकंड ऑप्शन पे लिखा गया है। तो आपका 31 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं 32 पे। कह रहा है जब एक बैटरी के सिरों पर 2 ओम का प्रतिरोध लगाया जाता है तो धारा 1 एम्पियर है, और जब 17 ओम के प्रतिरोध को लगाया जाता है तो धारा 0.25 एम्पियर है। बैटरी का विद्युत वाहक बल है। बैटरी का विद्युत वाहक बल है। बेटा आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बैटरी द्वारा दी गई धारा I बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मतलब हो गया बाह्य प्रतिरोध प्लस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। अब यहाँ पे जो डाटा दे रखे हैं, पहले आपका बाह्य प्रतिरोध कितना था? 2 ओम था, और धारा कितनी थी? 1 एम्पियर थी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग।
तो एक तो हमको ये दिख गया, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है कि जब 17 ओम के प्रतिरोध को लगाया जाता है तो धारा 0.25 एम्पियर होती है। तो 0.25 17 प्लस आर, इसको अगर हम डिवाइड करें बेटा ई से ही क्या हो जाएगा, कैंसिल। 17 प्लस आर ऊपर जाएगा और ये डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। तो ये आएगा 4 17 प्लस आर अपॉन 2 प्लस आर, 8 प्लस 4 आर आएगा, 17 प्लस आर आएगा, 3 आर बराबर कितना आएगा 9, और आर बराबर कितना आ गया 3 ओम। जब आर बराबर 3 ओम आ गया तो अपने को निकालना था विद्युत वाहक बल। अपने को क्या निकालना था, विद्युत वाहक बल। इस आर की वैल्यू चाहे समीकरण नंबर 1 पे रखो या समीकरण नंबर 2 पे रखो। अगर मैं समीकरण 1 पे रखता हूं ई की वैल्यू, तो आपको ई कितना दिखाई दे रहा है, 5 वोल्ट। कितना दिखाई दे रहा है, 5 वोल्ट। और इस प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था कि सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, और सही जवाब है आपका 5 वोल्ट, जो कि आपके दिए गए विकल्पों में दूसरे विकल्प पे लिखा हुआ है। तो ये आपका सही हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 33 विमा के टॉपिक से क्वेश्चन करें। वस्तु का वेग v बराबर g की पावर a, m की पावर b, r की पावर c से दिया जाता है। g एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m आपका द्रव्यमान है, r त्रिज्या, a b c के मान। तो बेटा यहां पर हमें विमाएं पता होनी चाहिए। अगर वेग की बात करें तो वेग हो जाएगा एल टी माइनस 1। बेटा जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें नहीं पता है तो हमें फार्मूला पता होगा तो हम वहां से निकाल लेंगे, अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो इसकी जो विमा बनेगी बेटा वो बनेगी m माइनस 1 L3 T माइनस 2। बेटा m द्रव्यमान है तो इसके लिए तो m ही लिखने वाले हैं, r आपका क्या है त्रिज्या, इसके लिए l लिखने वाले हैं। L T माइनस 1 m की पावर माइनस a प्लस बी, एल की पावर 3a प्लस सी, क्योंकि हमें एक साथ लिखना होता है, माइनस 2a। अब हम क्या करेंगे, घातांकों की तुलना करेंगे। घातांकों की तुलना करेंगे, यहाँ पे m की पावर क्या दिखाई दे रहा है, माइनस a प्लस बी दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर कोई m की पावर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हमने बराबर 0 कर लिया। यहाँ पे l की पावर क्या दिखाई दे रहा है, 3a प्लस सी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे l की पावर क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे t की पावर क्या है, माइनस 2a, और ये क्या है माइनस 1। कैंसिल करोगे तो बेटा a बराबर क्या आएगा 1/2। जब a बराबर 1/2 आया तो इस a की वैल्यू यहाँ रखोगे तो b बराबर क्या आ जाएगा 1/2। अब जब a और b मिल गए, अब a की वैल्यू को अगर यहाँ रखोगे तो c बराबर क्या आएगा 1 माइनस 3/2, तो c आएगा माइनस 1/2। तो कुल मिला के a और b की वैल्यू 1/2 आएगी और c की वैल्यू माइनस 1/2 आएगी। और ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 1/2 माइनस 1/2। जरा देख लीजिए कि ऐसा हमारे किस ऑप्शन पे लिखा हुआ है कि 1/2 1/2 माइनस 1/2, और ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक ना। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण x बराबर 4 sin π/2t से दिया जाता है। पहले सेकंड में कण के विस्थापन और कण के द्वारा चली गई दूरी का अनुपात। सबको पता है सरल आवर्त गति है तो एक मीन पोजीशन होगी, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो इधर और उधर कण गति कर रहा होगा। तो हम ये देखते हैं मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन की स्थिति तक जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम सरल आवर्ती गति का आवर्तकाल निकालते हैं। एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी से अगर कंपेयर करेंगे तो बेटा ओमेगा कितना आ रहा है π/2 आ रहा है, और ओमेगा का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 2π/t। पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी कितना आया 4 सेकंड आया। जब 4 सेकंड आया, ये बेटा मीन पोजीशन मान ली, ये एक्सट्रीम पोजीशन इधर की ओर, एक्सट्रीम पोजीशन इधर की ओर। तो देखते हैं एक दोलन कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब एक दोलन कंप्लीट करने में 4 सेकंड लग रहा है। अब एक दोलन कंप्लीट कैसे होगा, ओ से ए आया होगा, फिर ए से ओ गया होगा, फिर ओ से बी गया होगा, फिर बी से ओ आया होगा। इस तरह उसका एक दोलन कंप्लीट हुआ होगा। तो यहां पर ओ से ए
मतलब ओ से ए आने में कितना समय लगेगा उसको, 1 सेकंड लगेगा। मतलब आपके प्रश्न में भी क्या दे रखा है, पहले सेकंड की बात की जा रही है, मतलब अभी कण ने अपनी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं किया हुआ है। अगर कण की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर विस्थापन और दूरी के आंकिक मान हमेशा क्या होंगे, समान होंगे। अगर परिवर्तन हो जाएगा तो आप सबको पता है कि दूरी तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन फिर जब 1 सेकंड के बाद वो होगा तो वो अपनी मीन पोजीशन की ओर जा रहा होगा, साम स्थिति की ओर, तो फिर विस्थापन धीरे धीरे क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। तो हमें पहले ये क्रॉस चेक करके देखना होता है। तो यहाँ पर 1 सेकंड का मतलब है वो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में पहुंचा है, मतलब दूरी और विस्थापन के परिमाण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1 होगा। और ये ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा चित्रानुसार एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान 1 किलोग्राम द्रव्यमान के कण का त्वरण एक्स तथा स्थितिज ऊर्जा वाई के आरेख माना कि एक्स बराबर 0 पर कण का वेग 4 मीटर पर सेकंड, एक्स बराबर 8 पर। बेटा यहाँ पे 20 है ये। अब अगर हम बात करें, देखो द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम दे रखा है। तो अगर यहाँ पे हम फोर्स भी मानेंगे तो फोर्स के लिए भी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। और हम सबको पता है कि अगर बल और विस्थापन का एक ग्राफ दे रखा हो तो बल और विस्थापन का जो ग्राफ होता है वो किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक ये कितना दे रखा है, 4, और यहां से यहां तक ये कितना दे रखा है, 20। तो इसका एरिया आ जाएगा 80। अब अगर इसका एरिया निकालना हो मुझे तो ये ट्रायंगल दिख रहा है 1/2, ये बेस कितना दिख रहा है 4, और ये दिख रहा है 20। तो इसका एरिया आएगा 40। टोटल एरिया कितना आ गया, 120। टोटल एरिया कितना आ गया, 120। तो यहां से पता चल रहा है कि जो टोटल कार्य हो रहा है वो 120 जूल हो रहा है। क्या बोला जा रहा है, 120 हो रहा है। और आपसे बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो अगर हम शुरुआत में गतिज ऊर्जा निकालें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये टोटल वर्क हो गया बेटा 120 जूल। अब हम लोग गतिज ऊर्जा K1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। K1 बराबर हाफ m v1 स्क्वायर। हाफ m एक दे रखा है और v1 देखो 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है ये। तो बेटा 8 जूल आया कि नहीं आया। कार्य ऊर्जा प्रमेय से W बराबर होता है डेल्टा के। डेल्टा के होता है अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो W 120 है और आपका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 8 है। तो जो अंतिम गतिज ऊर्जा होगी वो 128 जूल हो जाएगी। अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 128 जूल। तो गतिज ऊर्जा पूछी थी और 128, तो ए का मेल किसके साथ दिख रहा है मेरे को, आर के साथ दिख रहा है। ठीक, कह रहा संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य जो हम देखते हैं तो जो कंजर्वेटिव फोर्स की डिफिनीशन होती है और पोटेंशियल एनर्जी की जो डिफिनीशन होती है, डब्ल्यू कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब संरक्षी बल, संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब संरक्षी बल, ये होता है माइनस डेल्टा यू। ये क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। अब डेल्टा यू निकालना है तो यहाँ पे देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल मतलब प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा 120 दे रखी है और अंतिम स्थितिज ऊर्जा क्या दे रखी है, माइनस 120 दे रखी है। U2 माइनस U1 करेंगे, माइनस 120 माइनस 120, और ये आपका रहा प्लस का 240 जूल। तो यहाँ पर जो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो 240 है, मतलब बी का मेरे को कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्यू के साथ। कह रहा है किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। तो बेटा जब किया गया कुल कार्य की बात करें तो हम लोगों ने इसका एरिया निकाला था, किया गया कुल कार्य हमें क्या दिखाई दिया था, 120। तो ये आपका पी के साथ रिलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, पी के साथ रिलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य, तो बाह्य बलों द्वारा अगर किया गया कार्य निकालना है तो बेटा डब्ल्यू कंजर्वेटिव, जो टोटल डब्ल्यू टोटल है वो है डब्ल्यू कंजर्वेटिव संरक्षी बल प्लस डब्ल्यू बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर हम बात करें डब्ल्यू टोटल आया था 120, डब्ल्यू कंजर्वेटिव आपने निकाला था 240 प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल निकाला आपने। तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो डब्ल्यू एक्सटर्नल आपका आ रहा है 120 माइनस 240
यह आएगा -120। अब हमें देखना होगा -120 दे रखा है, तो कहीं भी हमारे ऑप्शन पे -120 नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें डी के लिए टी का चुनाव करना पड़ेगा। किसका चुनाव करना पड़ेगा? टी का। तो जो हमें ग्राफ से इंफॉर्मेशन दे रखी थी उससे हमने सभी को जो भी हमारे ए बी सी डी पे जो वैल्यूज निकालनी थी वो हम लोगों ने निकाली, और पेयर बनता दिखाई दे रहा है, ए का आर के साथ, बी का क्यू के साथ, सी का पी के साथ, और डी के लिए टी लेना पड़ा है। और ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? ए का आर के साथ, बी का क्यू के साथ, सी का पी के साथ और डी का टी के साथ। तो यहाँ पे बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सेकंड ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्रैक शुद्ध सिलिकॉन Ni 10⁻16 पर मीटर क्यूब क्रिस्टल में 300 केल्विन पर फास्फोरस के 10⁻22 परमाणुओं को प्रति घन मीटर में मिलाया जाता है। नया होल सांद्रण होगा। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, Ni का होल स्क्वायर बराबर Ne इंटू NH। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स हो जाएगा Ni का होल स्क्वायर अपॉन Ne। अब Ni कितना दे रखा है? 10⁻16, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 10 कितना आएगा? 32। और कितने परमाणु मिला रहे हो? जो परमाणु मिला रहे हो प्रति घन मीटर वो आपके Ne होंगे, तो यह आएगा 10⁻21। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 10⁻11। और यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 10⁻11? तीसरे ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। ओके, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे कुछ आपको पीएन जंक्शन डायोड बनाए गए। कह रहा निम्न में कौन सा डायोड उत्क्रम अभिनत है? तो सबको पता है कि पी टाइप पॉजिटिव होना चाहिए और एन टाइप क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो ये जब उत्क्रम अभिनत में करना होता है तो ये जो पी टाइप पॉजिटिव, एन टाइप निगेटिव, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस होता है। इसका अगर रिवर्स पोलैरिटी कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है? उत्क्रम अभिनत होता है। उत्क्रम अभिनत में एक बहुत ही माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो होती है, और जबकि फॉरवर्ड बायस पे आपका मिली एम्पियर की करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका पहला 5 वोल्ट लिखा हुआ है, जबकि ये आपका अर्थ से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका सही है क्योंकि ये हायर वोल्टेज पर है। क्योंकि P हमेशा हायर वोल्टेज पर होना चाहिए और N हमेशा लोअर वोल्टेज पर होना चाहिए फॉरवर्ड के लिए, ठीक है ना। और तो ये आपका फॉरवर्ड बायस पे होगा, जबकि हमें निकालना क्या है? उत्क्रम अभिनत पे निकालना है। ये तो आपका अग्र अभिनत पे होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका -20 दे रखा है, ये आपका -10 दे रखा है। तो यहाँ पर ये जो है आपका, इसकी ऋणात्मक वैल्यू अधिक है और इसकी ऋणात्मक वैल्यू कम है, तो ये फॉरवर्ड बायस पे नहीं होगा, ये उत्क्रम अभिनत पर होगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? सेकंड वाला। यहाँ पे सही जवाब क्या है? सेकंड वाला है। तो 37 का जो आपका सही जवाब है वो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा नील्स बोहर द्वारा दिए गए हाइड्रोजन परमाणुओं के परमाणु मॉडल के लिए निम्न में अनुपात का मिलान करिए। बेटा उनकी जो पहली बात थी, उन्होंने बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π, तो यहां से एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर, किसके प्रोपोर्शनल होता है? N के। तो एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग के लिए तो N आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है V प्रोपोर्शनल टू होता है 1/n, तो ये इसके साथ दिख जाएगा, है ना। कक्षा की जो त्रिज्या होती है R प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर होता है, तो ये इसके साथ जाता हुआ दिखेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात करेंगे तो E प्रोपोर्शनल टू होता है 1/n स्क्वायर, तो ये आपका इसके साथ जाता हुआ दिख जाएगा। तो पहले A नंबर पे आना है फोर्थ, A नंबर पे आना है फोर्थ, और B नंबर पे क्या आना है? फर्स्ट। तो अब हम, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, अब इन दो की लड़ाई बची हुई है। और C नंबर पे क्या आना है? C नंबर पे कक्षा की त्रिज्या पे क्या लिखा हुआ? सेकंड नंबर। और ऐसा कहाँ पे दिख रहा है? ऐसा मेरे को फोर्थ ऑप्शन पे दिख रहा है। किस पे दिख रहा है? फोर्थ ऑप्शन पे दिख रहा है। तो इस वजह से 38 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, बताना। कथन ये कह रहा है A क्रॉस B कॉमा, ठीक है, दोनों B क्रॉस A और A माइनस B के लंबवत होता है। मतलब जो A क्रॉस B है वो B क्रॉस A के भी लंबवत है और A माइनस B के भी लंबवत है। गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि A क्रॉस B क्रॉस A के प्रति समांतर होता है। A क्रॉस B A माइनस B के लंबवत है, ये तो सही है, लेकिन उन्होंने बोला है कि B क्रॉस A और
ए माइनस बी के लंबवत है, जबकि बी क्रॉस ए के क्या होगा, प्रति समांतर होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर से बनने वाले तल में है, लेकिन ए क्रॉस बी इस तल के लंबवत होता है। बिल्कुल सही है। अगर दो वेक्टर किसी तल पर होते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर रूप से अगर उनका योग करते हैं और घटाव करते हैं तो वो उसी तल पर होते हैं। और जो ए क्रॉस बी होता है, जो ए क्रॉस बी होता है वो हमेशा उस तल के क्या होता है, लंबवत होता है। वो हमेशा उस तल के क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। तो पहले ऑप्शन पे क्या लिखा है, नहीं ये गलत हो गया बच्चा। कथन है, नहीं ये भी गलत है। कह रहे कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। हाँ ये वाला सही है। तो आपका 39 का तीसरा ऑप्शन सही है। बेटा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है गैस, दो गैस जार में क्रमशः 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर भरी हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के अणुओं की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। और यहां पर टेम्परेचर के टर्म में √3 kTm हो जाएगा। अब ध्यान से देखो h और ये 3k क्या है, कांस्टेंट है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/√Tm हो जाएगा। अब अगर हम बात करें लैम्डा h अपॉन लैम्डा एच ई की, तो ये बेटा आएगा THE इंटू MHE अपॉन TH अपॉन MH। यहां पे अगर वैल्यू पुट की जाए तो बेटा वैल्यू पुट करने पे THE कितना दे रखा है। अच्छा इनको केल्विन में चेंज करना है, सबको पता है कि केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे, यहाँ भी 273 ऐड करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 400 केल्विन और ये आपका आ जाएगा 300 केल्विन। चलिए पुट करते हैं जरा। तो पहले कौन सी, पहले हाइड्रोजन गैस है तो ये वाली वैल्यू हाइड्रोजन के लिए हो गई और ये 400 वाली वैल्यू हीलियम के लिए हो गई। तो हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए 400, हाइड्रोजन के लिए आपका 300। ये आपका 4m होगा और ये आपका m होगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 4/√3, 4/√3, 4/√3। तो ये लैम्डा h अपॉन लैम्डा ई आया, ये लैम्डा h अपॉन लैम्डा ई आया है। और ऐसा कहाँ दे रखा है, ऐसा कहाँ दे रखा है, हाँ एक सॉरी वो वैल्यू पुट करने में गड़बड़ हो गया। यहां से कि 400/300 इंटू 4m/2m, तो हाँ ये m से m जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 होगा, ठीक है ना। तो यहां पर सही आएगा आपका √8/3, √8/3। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका चौथे ऑप्शन पे लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है, चौथे ऑप्शन पे लिखा हुआ है। तो आपका जो 40 नंबर है उसका चौथा ऑप्शन सही है। ओके क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है एक सिरे पर बंद एक आर्गन पाइप P1 अपने पहले अधिस्वरक में कंपन कर रहा है। बेटा सबसे पहले देखो कीवर्ड समझो, क्वेश्चंस के कीवर्ड क्या है। तो यहाँ पे बंद आर्गन पाइप है, उसका प्रथम अधिस्वरक है, और इसका जो प्रथम अधिस्वरक होता है, बंद आर्गन पाइप का जो प्रथम अधिस्वरक होता है, फर्स्ट ओवरटोन बंद आर्गन का, वो होता है 3V/4L, 3V/4L। कह रहा है कि दोनों सिरों पे खुला, अब ये खुला आर्गन पाइप हो गया। जो अपने तीसरे अधिस्वरक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तीसरे अधिस्वरक की। तो अगर हम तीसरे अधिस्वरक की बात करें तो तीसरे अधिस्वरक का मतलब क्या होगा, खुले आर्गन पाइप में जो तीसरा अधिस्वरक होता है वो होता है 4V/2L2। ये आवृत्ति दे रखी है, प्रथम बंद आर्गन पाइप के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति का फार्मूला ये है, और खुले आर्गन पाइप के तीसरे अधिस्वरक की आवृत्ति का फार्मूला ये है। और जबकि प्रश्न में बोला गया अनुनाद की अवस्था, और अनुनाद का मतलब हो गया कि दोनों की आवृत्तियां क्या है, आपस में बराबर है। हमेशा याद रखिएगा, अगर अनुनाद वर्ड आ रहा है, रेजोनेंस की कंडीशन है, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे बेटा V से V कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर L1/L2,
ये आ गया आपका L1 इधर जाएगा, L2 इधर आएगा, और ये 3/8 आएगा। क्या आएगा? 3/8। और ऐसा कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर सेकंड पे दे रखा है। तो आपका जो 41 है उस पर सही जवाब क्या होगा? सेकंड होगा। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 4d² y अपॉन dt² प्लस 9y बराबर क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। बराबर क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। तो यहां पर अपने को क्या निकालना है? कह रहा है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति का मतलब क्या हो गया बेटा? कोणीय आवृत्ति का मतलब क्या हो गया? कोणीय आवृत्ति का मतलब हो गया आपको ओमेगा बताना है। कोणीय आवृत्ति का मतलब क्या हो गया? आपको ओमेगा बताना है। और ओमेगा के लिए हमें सबसे पहले सरल आवर्त गति का समीकरण पता होना चाहिए। और सरल आवर्त गति का समीकरण होता है md² y अपॉन dt² प्लस ky बराबर 0। ky बराबर 0। अगर इस समीकरण से हम लोग तुलना करते हैं, इस समीकरण से हम लोग तुलना करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि m की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। m की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। और k की वैल्यू क्या आ रही है? 9 आ रही है। और जो कोणीय आवृत्ति होता है ओमेगा, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वो होता है √k/m। k की वैल्यू आपकी हो गई 9 अपॉन 4 दैट इज 3/2। और 42 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? 42 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। 42 का कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विभवमापी को आदर्श वोल्टमीटर माना जा सकता है। हाँ भैया, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और जो विभवमापी है वो विक्षेप विधि पर आधारित होता है। इस वजह से यहाँ पे त्रुटि नहीं होती है या गुंजाइश बहुत ही कम होती है। तो हम लोग विभवमापी को एक आइडियल वोल्टमीटर, आदर्श वोल्टमीटर मान लेते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है। और कारण दिया गया कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। नहीं, बात सही है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन जो कारण है वो प्रकृथन को किसी तरह से व्याख्या नहीं कर रहा है। दो अलग अलग चीजें लिखी हैं जो आपस में सही है, लेकिन इनका कोई को रिलेशन नहीं है। तो हमें ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, प्रकृथन और कारण दोनों सही है। और कारण प्रकृथन का सही स्पष्टीकरण देता है। नहीं, यही गड़बड़ हो गया, यही गड़बड़ हो गया। स्पष्टीकरण नहीं देता, इनका कोई रिलेशन नहीं यहाँ पे। कह रहा प्रकृथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण प्रकृथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। सही स्पष्टीकरण नहीं देता, हाँ, इसलिए सही बोला है। तो यहाँ पे सही क्या होगा आपका? सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि दो नाभिकों के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1:3 है, उनके नाभिकीय घनत्वों का अनुपात। बेटा हम लोगों को ये पता होगा कि जो नाभिकीय त्रिज्या है a⁴ ए आपका द्रव्यमान संख्या है बेटा। ए आपका क्या? द्रव्यमान संख्या। और जो r0 है वो आपका एक नियतांक होता है और इसका मान होता है 1.2 फर्मी। 1.2 फर्मी। अगर हमें घनत्व निकालना है, डेंसिटी निकालना है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और बेटा हम लोगों ने मान लिया कि प्रत्येक न्यूक्लियन का द्रव्यमान m है। प्रत्येक न्यूक्लियन का द्रव्यमान क्या है? m है। तो अगर प्रत्येक न्यूक्लियन का द्रव्यमान m होगा और मान लो न्यूक्लियनों की संख्या क्या है? a है, तो यहाँ पे टोटल m इंटू a आएगा कि नहीं आएगा? भाई द्रव्यमान a मान लो तो न्यूक्लियनों की संख्या भी a होगी। और आयतन 4/3 πr³ होता है। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट की जाए r की, तो 4/3 πr0³ इंटू a आ जाएगा। और बेटा ये a से क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब जितना भी पार्ट बच रहा है वहां पे m की वैल्यू फिक्स है, कोई चेंज नहीं होता है। r0 की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो भी एक कांस्टेंट, मैंने बोला था 1.2 फर्मी वैल्यू होती है। 4/3 पाई आप जानते ही हो। तो पूरा का पूरा सेम आ रहा है और सभी नाभिकों के लिए यही होता है। तो जो नाभिकों का घनत्व है वो सभी नाभिकों का घनत्व क्या होता है? समान होता है। उस वजह से जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा। तो इसका सही जवाब आपका है 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 45 इसको पढ़ लेते हम लोग। कह रहा है किसी निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है?
तो सबसे पहले लिखा है किसी सतह पर रखी वस्तु पर अभिलंब प्रतिक्रिया के द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। नहीं, शून्य होता है, शून्य हो सकता है। हमेशा याद रखना, फिजिक्स में अगर कोई लाइन पढ़ रहे हो, कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, अगर वहां पे हमेशा और कभी नहीं, ऑलवेज और नेवर, अगर ये दो वर्ड का जिक्र हो रहा है तो हमें थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतनी है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सदैव हटा दिया जाता, कार्य शून्य होता, तो एक नॉर्मल केस बन रहा है, ठीक है ना, तो हम बता देते कि हाँ शून्य होता है। लेकिन कह रहा है कि हमेशा शून्य होता है। तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि आप एक लिफ्ट के अंदर है खड़े हैं, तो लिफ्ट का जो फ्लोर होगा वो आप पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है, और नॉर्मल रिएक्शन भी कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पे जो विस्थापन और नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया वो समान दिशा में, तो जो आप कार्य निकालोगे तो कार्य का कुछ ना कुछ अशून्य संख्या में मान आएगा। तो हम ये बात नहीं बोल सकते कि हमेशा जीरो होगा, कुछ कंडीशंस में जीरो होता है और कुछ कंडीशंस में जीरो नहीं होता, और उससे रिलेटेड मैंने आपको एक केस दिखा दिया। तो ये ऑप्शन तो भैया ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। कह रहा है घर्षण बल एक स्वसंयोजक बल है। घर्षण बल तीन प्रकार के, स्थैतिक, सीमांत और गतिक। जो स्थैतिक घर्षण बल होता है वो स्वतः समायोज्य होता है। घर्षण बल की बात नहीं करेंगे, जो स्थैतिक घर्षण होता है वो स्वतः समायोज्य होता है। तो ये भी स्टेटमेंट में थोड़ा 100% सही नहीं है। जो लास्ट वाला दिखाई बोल रहा है किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर उत्क्षेप बल एक संपर्क बल। हाँ भैया, अगर द्रव में कोई भी वस्तु डूबी होगी तो जब द्रव का संपर्क होगा तभी उस पर उत्क्षेप बल लगेगा, बिना संपर्क के उत्क्षेप बल नहीं लगेगा। तो ये सी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है और हमेशा केसेस के लिए सही भी है, वैलिड भी है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? 45 का 4 होगा। 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 होगा, क्योंकि ऊपर वाले कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 में क्या दे रखा है। कह रहा है दो कला संबद्ध तरंग स्रोतों से उत्पन्न विभिन्न तीव्रताओं के तरंगों का व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण के बाद अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 16 है, मतलब 16:1 है, ये अंडरस्टूड होता है। तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात बेटा आई मैक्स अपॉन आई मिन क्या दे रखा है? 16/1 दे रखा है बेटा। रूट I1 प्लस रूट I2, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये आई मैक्स और आई मिन का फार्मूला होता है। ये हो गया। अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दें अब अगर हम इसको मैथमेटिकल ऑपरेट करते हैं तो मुझे ये दिखाई देता है, मतलब अंश में हर को जोड़ा गया और अंश में हर को ही घटाया गया है। तो यहां से अंडर रूट I1/I2 क्या आ जाएगा? 5/3। स्क्वायर करो I1/I2, ये आ रहा है 25/9, 25/9। और 46 में कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 25/9 लिखा हुआ है? ये आपका सेकंड ऑप्शन पे दिख रहा है। किस ऑप्शन पे दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन पे दिख रहा है। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं हम लोग। हाँ, फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 47 करना था। हाँ, कह रहा है कि जब आध्रुवित प्रकाश पुंज वायु कांच n=1.5 के सतह पर ध्रुवण कोण आपतित होता है तो बताना है परावर्तित पुंज जो 100% ध्रुवित होता है, 100% ध्रुवित होता है। परावर्तित और अपवर्तित पुंज आंशिक ध्रुवित होते हैं। ए के लिए कारण यह है कि संपूर्ण प्रकाश परिवर्तित होता है, उपरोक्त सभी नहीं। भैया, अगर हम किसी एक विशेष आपतन कोण पर प्रकाश को आपतित करते हैं और वो विशेष आपतन कोण ध्रुवण कोण कहलाता है, तो यहां से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होती है। जो अपवर्तित प्रकाश होता है वो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। लेकिन ये जो प्रकाश है वो पूर्ण रूप से ध्रुवित होता है। हमेशा याद रखिएगा, पूर्ण रूप से क्या होता है? ध्रुवित होता है। जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्ण रूप से ध्रुवित होता है। और यहां पर अगर इसको आईपी माना जाए तो एक यहाँ पे रिलेशन और आपको याद रखना है, आईपी प्लस आर बराबर 90 डिग्री। आईपी प्लस आर बराबर
90 डिग्री। तो अगर आपसे बात करें तो परावर्तित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण भी हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। अगर मैं ब्रूस्टर्स लॉ लिखना चाहूँ, ब्रूस्टर का नियम, तो म्यू बराबर tan IP, आपको इनकी भी मदद कभी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा एक कहानी थी, थोड़ा हट के, लेकिन यहाँ पे आपका सही जवाब होगा पहला वाला, कि जो परावर्तित पुंज है वो 100% क्या होता है, ध्रुवित होता है। ओके, अब अगले क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है परमाणु नाभिक और अल्फा कण के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भैया नाभिक धनावेशित होता है और आपका अल्फा कण भी धनावेशित होता है, तो इस वजह से प्रतिकर्षण बल लगेगा, बात सही है। और कूलम्स फोर्स होगा क्योंकि चार्जेस के बीच में लग रहा है, तो प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है, ये सही आ रहा है, यहाँ पे है प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, नहीं ये भी बात सही है, बिल्कुल सही, लेकिन इनका कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है कि कोई कारण और प्रकृथन का कोई बीच का संबंध हो। दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखे हुए हैं जो कि सही है, लेकिन जो कारण है वो प्रकृथन को वेरीफाई नहीं कर रहा है, ना उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसका सही जवाब होगा कि दोनों सही होंगे, लेकिन जो कारण होगा वो प्रकृथन का व्याख्या नहीं करता, स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऐसा कहाँ लिखा है, दोनों सही, ठीक है, कारण नहीं, यहाँ से गड़बड़ हो गया क्योंकि स्पष्टीकरण नहीं देता है। प्रकृथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण प्रकृथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। तो ये आपका बेटा सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, 48 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एक मूल कण जिसका द्रव्यमान m आवेश प्लस e है को v वेग से एक बहुत भारी कण जिस पर आवेश z e है, z इज ग्रेटर देन 0 की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, आपतित किरण की निकटतम पहुंच दूरी होगी। बेटा यहाँ पे क्या है कि जब आप प्रक्षेपित किया गया होगा तो उस पर गतिज ऊर्जा होगी, और धीरे धीरे ये गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जिस पॉइंट पर ये जो पूरा कन्वर्जन हो जाएगा वो क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाता है, वो क्लोजेस्ट अप्रोच होता है। तो अगर मैं पहले इसकी गतिज ऊर्जा लिखूं तो ये हाफ mv² होगा। अब अगर मैं इसकी स्थितिज ऊर्जा लिखना चाहूं तो 1/4πε0 ZE, क्योंकि Z दे रखा है आवेश, इंटू E अपॉन क्लोजेस्ट अप्रोच मान लिया r²। अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर अपने को निकालना क्या है, आर, सॉरी ये आर होता है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ पे आर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर आपका हो जाएगा 1/4πε0 2ZE² अपॉन mv²। बेटा 2 से 4 आर कैंसिल करो, 2, तो ये आएगा 1/2πε0 ZE² अपॉन mv²। तो हम देखते हैं ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ZE² अपॉन 2ε0 mv², और ऐसा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन पे दिख रहा है। तो आपका बेटा 49 का पहला ऑप्शन सही है। ओके, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, एक बार फिर वो असर्शन रीजन से है। कह रहा कूलम बल के कारण परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं। परमाणु मतलब नाभिक, नाभिक आपका क्या होता है, धनावेशित, और नाभिक आपका धनावेशित है और आपका इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो उनके बीच में वैद्युत बल लगेगा, वो उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा क्योंकि विपरीत प्रगति का आवेश है। तो ये स्टेटमेंट तो सही जा रहा है। कह रहा है परमाणु केवल इसलिए स्थिर है क्योंकि कूलाम के नियम के कारण केंद्र प्रसारक बल केंद्र प्रसारक बल द्वारा संतरित होता है। मतलब ये एक तरह से अपकेंद्र और अभिकेंद्र बल की बात कर रहा है। नहीं भैया, स्टेबिलिटी उसकी इसी बात पर डिपेंड नहीं करती है कि वहां पे अभिकेंद्र बल को अपकेंद्र बल संतुलित कर रहा है, और भी कई सारे कारण होते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, लेकिन कारण क्या दे रखा है, गलत है। कारण क्या है, गलत है। तो 50 का बेटा आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो ये बेटा आपके 26 से 50 क्वेश्चंस तक मैंने आपको FST 6 के सॉल्यूशन दिए, ठीक है। और इसी तरह हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। आज इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।